मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इंग्लिश ऐसे या कोई भी उर्दू ऐसे हो, उसमें बहुत अहमियत रखता है कि आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन। यानी एक मुल्क को, कंट्री को, स्टेट को किस तरह से आपस में इकट्ठा रखा जा सकता है। नेशनल इंटीग्रेशन जो है उसके 3 सेगमेंट होते हैं, उसमें 3 चीजों को देखा जाता है। जो उसमें सबसे पहली चीज है वो है हमारे पास सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर। दूसरा है हमारे पास पॉलिटिकल फैक्टर। तीसरा है हमारे पास एजुकेशनल फैक्टर्स। और इन तीनों की मदद से हम डाइवर्स एथनिक, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को आपस में इकट्ठे रखते हैं। यानी कि एक मुल्क में अगर मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले, मुख्तलिफ कल्चर रखने वाले लोग रहते हैं, तो उनको हम साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती तौर पर कोई एक फैक्टर देते हैं जो उनको इकट्ठा रख सके। जैसे पाकिस्तान में पठान हैं, पंजाबी हैं, सराइकी हैं, पोठोहारी हैं और गिलगती हैं, बल्ती हैं, कश्मीरी हैं, बलोच हैं, सिंधी हैं, महाजर हैं, वगैरह वगैरह। अब पाकिस्तान में इतने ज्यादा कल्चर के, जबानें बोलने वालों के लोग रहते हैं कि उनको नफ्सियाती तौर पर हमें कोई एक फैक्टर देना होगा जो उनको आपस में इकट्ठा रख सके। दूसरा है पॉलिटिकल फैक्टर। जैसे कोई होती है नेशनल लेवल, कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसमें हमारे पास पीटीआई है, पीएमएलएन है और हमारे पास कभी पीपीपी भी होती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो हमें कोई नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी चाहिए जो तकरीबन हर सूबे में अपना असर रसूख रखती हो, लोग उसके साथ जुड़ते हो, उसके साथ जुड़ने को अच्छा समझते हो, जिससे उनको एक यूनिटी मिलती है, वो आपस में इकट्ठे रह पाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक एजुकेशनल फैक्टर होना चाहिए कि तकरीबन पूरा का पूरा पाकिस्तान कुछ बेसिक चीजें कॉमन स्टडी कर रहा हो, कि जब वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, बातचीत करें, या मुख्तलिफ सूबों के लोग आपस में मिलें, बैठें, तो उनके पास कुछ कॉमन हीरोज हों, जैसे कायदे आजम, इलामा इकबाल वगैरह वगैरह। या हमारे जो इस्लामिक हीरोज हैं, जिसमें हमारे चारों खलीफा आ जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तो पहले ही है, चारों खलीफा आ जाते हैं, हजरत खालिद वगैरह, यानी कि कॉमन हीरोज। तो हम उनको एजुकेशन की मदद से कुछ कॉमन हीरोज देते हैं, ताकि वो आपस में जब मिलें, बैठें, तो एक यूनिटी फील कर सकें। उनको ऐसा ना लगे कि वो कोई एलियन है। यानी अगर सिंध का बंदा पाकिस्तान आता है, सॉरी पंजाब आता है घूमने, तो उसको ऐसा ना लगे कि वो एलियन है या वो अजनबी है। एलियन मतलब अजनबी। उसको ऐसा लगे कि नहीं, हमारे डिफरेंट कल्चर्स में कुछ कॉमन वैल्यूज, कुछ नॉर्म्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो यूनिटी फील करे। तो नेशनल इंटीग्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया, 3 लेवल्स के ऊपर काम करती है। एक सोशियो साइकोलॉजिकल है, दूसरा पॉलिटिकल है, तीसरा एजुकेशनल है। इन तीनों फैक्टर्स को आप इस्तेमाल करके कौम को मुत्तहिद रखते हो, और जब भी किसी कौम को तोड़ना होता है तो इन्हीं 3 फैक्टर्स के ऊपर तोड़ना होता है। उन्हें बताया जाता है कि हमारे हीरोज और आपके हीरोज डिफरेंट हैं, हमारी नफ्सियात, आपकी नफ्सियात डिफरेंट है, हमारी एजुकेशन, आपकी एजुकेशन डिफरेंट है। अब जैसे कि कायदे आजम ने जब टू नेशन थ्योरी दी थी, तो कहा था कि हिंदू और मुसलमान अलहदा कौमें हैं,
उनके हीरोज अलहदा हैं, हिस्ट्री अलहदा है, कल्चर अलहदा है, जिसका फायदा ये हुआ था कि मुसलमानों ने फील किया कि उनकी जो यूनिटी है वो हिंदुओं से अलहदा है, कि मुसलमान एक हैं और दूसरी तरफ हिंदू हैं, कि इनका कल्चर भी डिफरेंट है, इनके अंदर कुछ कॉमन वैल्यूज भी नहीं है, नॉर्म्स भी नहीं है, बल्कि एक का हीरो दूसरे का दुश्मन है। महमूद गजनवी मुसलमानों का हीरो है, लेकिन वो हिंदुओं का दुश्मन है। मुसलमान गाय का गोश्त खाते हैं और हिंदू गाय की पूजा करते हैं, तो एक का भगवान दूसरे की खुराक है। यहां मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, सिर्फ बता रहा हूं कि कैसे सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर पर एक ही जगह पर रहने वाले लोगों को अलहदा किया जा सकता है। और जब टू नेशन थ्योरी को गलत साबित करना होगा तब भी यही फैक्टर इस्तेमाल किए जाएंगे कि भाई हम मुसलमान और हिंदू तो हजारों सालों से साथ रह रहे हैं, आज तक तो कोई मसला नहीं हुआ, ना मुगल दौर में हुआ ना उससे पहले हुआ। तो यहां पर जो सोशो पॉलिटिकल और सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं, उन्हीं को ही कमजोर करके आप किसी एक कौम को तोड़ सकते हो और इन्हीं को ही इस्तेमाल करके आप किसी एक कौम को बना सकते हो। तो सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर के बाद दूसरा पॉलिटिकल है, तीसरा एजुकेशनल है। पॉलिटिकल में जैसे ऑल इंडिया के मुसलमानों को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दी गई। एजुकेशनल जैसे कि अलीगढ़ मूवमेंट थी। तो मुसलमानों के लिए तीन फैक्टर काम कर गए, सोशो साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल और एजुकेशनल। इन्हीं की मदद से टू नेशन थ्योरी को अपना पीक मिला और उसके बाद फिर हमें पाकिस्तान मिला। और आज भी ये जो मुसलमान होने की सेंस है, ये हम पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोच को इकट्ठे रखती है। तो नेशनल इंटीग्रेशन तीन फैक्टर्स के ऊपर डाइवर्स पीपल को यूनाइट रखती है। नेशनल इंटीग्रेशन के 6 फोकस हैं। पहला है शेयर्ड आइडेंटिटी, दूसरा है यूनिटी, तीसरा है कॉमन लॉयल्टी, चौथा है स्टेबिलिटी, पांचवा है सिक्योरिटी, छठा है डेवलपमेंट दैट ब्रिजिंग गैप्स बिटवीन रीजन एंड कम्युनिटीज। शेयर्ड आइडेंटिटी का मतलब यह है कि हम सब मुसलमान हैं। यूनिटी का मतलब यह है कि सबसे पहले पाकिस्तान। कॉमन लॉयल्टी का मतलब यह है कि हम पाकिस्तान के साथ लॉयल हैं। स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। सिक्योरिटी का मतलब यह है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी मौजूद है। छठा यह है कि पाकिस्तान का हर हिस्सा डेवलप होना चाहिए ताकि किसी को यह ना लगे कि वो हिस्सा ज्यादा गरीब है और ये हिस्सा कम गरीब है। अब जैसे कि लाहौर से आप चंद किलोमीटर बाहर निकले तो आपको एक बिल्कुल अलग दुनिया मिलती है, और आप जैसे ही लाहौर में एंटर होते हैं तो आपको बिल्कुल अलग दुनिया मिलती है। फिर लाहौर के अंदर भी मुख्तलिफ रीजन्स हैं। आप इकबाल टाउन जाते हो तो आपको और दुनिया मिलती है। फिर आप वहां से गार्डन टाउन जाते हो तो आपको थोड़ा सा और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, और वही एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर फिर आपको गुलबर्ग और डीएचए वगैरह में मिलता है। तो एक शहर के अंदर भी जो डेवलपमेंट है उसकी लेयर्स हैं, उसके डिफरेंट क्राइटेरिया हैं। तो जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो 6 फैक्टर्स के ऊपर फोकस करती है ताकि तमाम लोगों को एक शेयर्ड वैल्यू, शेयर्ड आइडेंटिटी मिल सके। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये कौम को एक होने का एहसास देती है, यानी नेशनल इंटीग्रेशन, के कौम मिलकर तरक्की करेगी और कौम की तरक्की में सबकी तरक्की होगी और हर फर्द को उसका हिस्सा मिलेगा। यानी जब पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा तो उस पैसे को हर जगह पर लगाया जाएगा, अस्पताल बनाए जाएंगे, स्कूल बनाए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा वगैरह वगैरह। तो जब मुल्क तरक्की करेगा तो उसका फायदा सबको होगा। सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो यूनिटी एंड स्ट्रेंथ, नेशनल इंटीग्रेशन आपको मुत्तहिद करती है और ताकत देती है ताकि आप दुश्मन से लड़ सकें। और जब आपको यूनिटी और स्ट्रेंथ मिल जाती है
तो आप तमाम ओड्स के खिलाफ लड़ जाते हो। जैसे पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के लिए वैसे तो हम दुनिया के 100 ममालिक से ज्यादा बेहतर जीडीपी रखते हैं, लेकिन फिर भी आबादी बहुत ज्यादा होने की वजह से हम गरीब हैं, क्योंकि हमारी जो इनकम है वो कम है एज कंपेयर टू जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है। जैसे अगर पाकिस्तान 1000 रुपया कमाता है और वहां पर 10 लोग रहते हैं तो सबको कितने मिलेंगे? 100 रुपए। लेकिन अगर पाकिस्तान 1000 रुपया कमाता है और वहां पर 1000 लोग ही रहते हैं तो सबको 1-1 रुपया मिलेगा। तो इस तरह से चीजों को रेशो में देखा जाता है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क ने जब एक कौम होकर सोचा था तो हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया था, और अमेरिका की जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था उसके बावजूद हमने न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लिए थे। तो ये है नेशनल इंटीग्रेशन की सिग्निफिकेंस, कि जब कौम मुत्तहिद हो जाती है तो वो तमाम ओड्स के खिलाफ जाकर भी परफॉर्म करती है। जैसे अभी आप देख लें कि ईरान के अंदर जंग हो रही है, कि आज 30 मार्च 2026 हो गई, तकरीबन 1 महीना होने वाला है जंग को, लेकिन फिर भी ईरान सीसा पिलाई दीवार बना हुआ है अमेरिका बहादुर के खिलाफ, जो कि सुपर पावर कहलाता है, और उसके साथ उसका पिट्ठू इसराइल भी है। तो ये जो समझा जाता था कि इसराइल बड़ा ताकतवर है, अमेरिका बड़ा ताकतवर है, तो ईरान की कौम ने मुत्तहिद होकर बता दिया कि ताकतवर भी झुक सकता है। वो एक अलहदा बात है कि ईरान के ऊपर अब वो किस तरह का अटैक कर सकते हैं और क्या वो ग्राउंड में आएंगे या नहीं आएंगे। अगर अमेरिका ग्राउंड में आ जाता है तो ये उसके लिए दूसरा अफगानिस्तान, दूसरा वियतनाम साबित होगा, और उससे भी ज्यादा बदतर हो सकता है, क्योंकि जो ईरान के लोग हैं उनको अपने ईरानी होने पर भी बहुत फख्र है। वो कहते हैं 5000 साल की सिविलाइजेशन है और ये 200 साल पुराना मुल्क हमें बताएगा कि भाई किस तरह की सिविलाइजेशन होनी चाहिए। तो ईरानियों को अपने मुसलमान होने के साथ साथ ईरानी होने पर भी बहुत फख्र है, तो उनको अपनी फारस की सिविलाइजेशन पे भी बहुत फख्र है। इसी के ऊपर ही तो उन्होंने 8 साल सद्दाम हुसैन से लड़ लिया था, कि 8 साल वो सद्दाम हुसैन से लड़ते रहे अपने पर्शियन प्राइड के ऊपर। तो अमेरिका के लिए तो ये बहुत बड़ी गलती होगी कि अगर वो ग्राउंड इन्वेजन करता है ईरान के अंदर, जिससे वो ये जंग हार जाएगा और जिससे फिर उसकी बतौर सुपर पावर और जो इंटेग्रिटी है वो खराब हो जाएगी। अगर हम चैलेंजेस की बात करें कि नेशनल इंटीग्रेशन को चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं, तो उसमें एक है रीजनलिज्म, कि आप अपने रीजन पे बहुत ज्यादा फख्र करो। आप कहो कि नहीं, मैं पहले पंजाबी हूं, मैं फिर पाकिस्तानी हूं, तो इससे नेशनल इंटीग्रेशन को नुकसान पहुंचता है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, कि यहाँ पर ऑरेंज ट्रेन चल रही है लाहौर के अंदर, और गवादर के अंदर बेचारे जो मछेरे हैं वो हुकूमत के आगे भीख मांग रहे हैं कि भाई आपने चाइनीज को ठेका दिया हुआ है, तो जो हम मछली पकड़ते हैं तो हम पहले दिन में 2 रोटी खाते थे, आज हमारी 1 रोटी भी मुश्किल हुई पड़ी है कि आपने ठेके पे समुंदर दे दिया है और यहाँ पर हम मछली नहीं पकड़ पा रहे और हम कराची में जाकर नहीं बेच सकते। तो इसे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कहते हैं, कि यहाँ लाहौर के अंदर ऑरेंज ट्रेन चल रही है और वहां पर कोयटा के अंदर कोई ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से जो डिफरेंट एरियाज के लोग होते हैं उनके माइंड के अंदर ये जाता है कि लगता है कि हम कम पाकिस्तानी हैं, कि हमारा पाकिस्तान के रिसोर्सेज पे शायद उतना हक नहीं है, और अगर है तो ये हमें क्यों नहीं दे रहे। तो फिर उनके उनके माइंड में ये चीज पल्यूट की जाती है कि तुम्हारा हक पंजाबी खा रहे हैं, फिर उनको टेररिस्ट बनाया जाता है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बेस के ऊपर उनको बताया जाता है कि देखो मिनरल्स तुम्हारे पास से निकलते हैं, पहाड़ तुम्हारे पास हैं, गवादर तुम्हारे पास है, सब कुछ तुम्हारे पास है, गैस तुम्हारे पास है, तांबा और जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो तुम्हारे पास हैं। तो पंजाब में ऑरेंज ट्रेन क्या कर रही है? मेट्रो क्या कर रही है? लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कैसे है? वो एक अलहदा बात है कि कराची का हाल ऐसा है कि कोई उसकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि कराची को तो सभी मिलके खा रहे हैं। तो इस तरह से बलोच के दिमाग में ये वायरस इंस्टॉल किया जाता है कि पंजाबी तुम्हारा हक खा रहे हैं।
जबकि बलोच भाई जब पंजाब में आते हैं, वो यहाँ पर कोयटा कैफे या कोई भी अपना बिजनेस करते हैं, तो हम दिल खोल के उन्हें वेलकम करते हैं। तो रीजनलिज्म की बुनियाद पर और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बुनियाद के ऊपर मुल्क को कमजोर किया जाता है। उसके बाद है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी नेशनल इंटीग्रेशन खराब होती है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाती, और इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती तो लोगों की पेइंग कैपेसिटी कम होती है, लोगों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की साइकोलॉजिकल इश्यूज पैदा होते हैं और मुल्क सिविल वॉर की तरफ भी जा सकता है। इसके अलावा है कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चरल डिफरेंसेस में आप देखते हैं कि जैसे कि पंजाब का और सिंध का कल्चर डिफरेंट है, केपीके का बलोचिस्तान का कल्चर डिफरेंट है। तो पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज के अंदर डिफरेंट कल्चर पाए जाते हैं, और हो सकता है कि कोई चीज किसी कल्चर में ठीक हो और वो दूसरे कल्चर में गलत हो। हमारा मसला ये है कि हम पूरी की पूरी दुनिया को अपने लेंस से देखना चाहते हैं, अपने कल्चर के लेंस से देखना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि आप जब उनके कल्चर को उनके लेंस से देखें, मतलब उनकी साइकोलॉजी और थॉट प्रोसेस से देखें, तो आपको वो ठीक लगे। तो ये जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, जब ये आपस में बहुत ज्यादा फूट पड़ते हैं, तब नेशनल इंटीग्रेशन खराब होती है। 5वें नंबर पे है सेक्टेरियनिज्म। जब आप लोगों को डिवाइड करते हैं शिया सुन्नी में और आप उनके दरमियान कंफ्लिक्ट कराते हैं, तो उससे मुल्क को नुकसान होता है। अब जैसे कि एक मुसलमान है और आप उसको गुस्ताख कह देते हैं, तो वहां जो सेक्टेरियन इश्यूज हैं उसके ऊपर भी मुल्क कमजोर होता है। और इस सेक्टेरियनिज्म को बहुत सारे लोग इस्तेमाल करके अपनी एम्पायर्स खड़ी करते हैं। उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं और वो यहाँ पर दर्स देते हैं कि भाई चिटाई पे बैठना बहुत अच्छी बात होती है, सादा जिंदगी गुजारना बहुत अच्छी बात होती है, और वो खुद लेविश जिंदगी गुजारते हैं। और उनके लिए सब जायज है। अमेरिका का वीजा लगे तो अल्लाह ताला की जमीन है, गरीब आदमी का लगे तो अमेरिका ताबूत है। तो इस तरह की चीजें आपको सेक्टेरियनिज्म में देखने को मिलती हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसको किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है। पहला है इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, कि आप माशरे के अंदर इंसाफ कायम करें। गरीब हो अमीर हो सबको इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरा है इक्विटेबल डेवलपमेंट। इक्विटेबल का मतलब ये होता है कि जिसकी जितनी जरूरत है उसको उतना दिया जाए। अब 2% है ए और बी और बांटने हैं 1 लाख रुपए, तो इक्वेलिटी क्या कहती है, दोनों को 50-50 हजार दे दो। लेकिन इक्विटी ये कहती है कि नहीं, आप इंसान को उसकी जरूरत के मुताबिक पैसा देंगे। जैसे ए को चाहिए 30,000 रुपए और 20 को चाहिए 70,000 रुपए, तो अब यहाँ पे बराबरी नहीं है, लेकिन उनकी जरूरत के मुताबिक उन पर इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसे कहते हैं इक्विटेबल डेवलपमेंट। अब जैसे कि पंजाब आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है, बलोचिस्तान की टोटल आबादी तकरीबन कराची जितनी है या लाहौर जितनी है। अगर लाहौर की आबादी 2.5 करोड़ है, तो तकरीबन पूरे बलोचिस्तान की आबादी उसके आसपास है। तो एरिया इतना बड़ा है, आबादी इतनी कम है, तो किस तरह से वहां पर डेवलपमेंट की जाए कि उसका तो नेशनल ग्रोथ में कोई खास इजाफा ही नहीं फील होगा। जबकि अगर उतना ही पैसा कराची में लगाया जाए या लाहौर में लगाया जाए या पिशावर में लगाया जाए, तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो नेशनल ग्रोथ में ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के मसले मसाइल भी होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बलूचिस्तान को इग्नोर कर दें, नहीं। आप अगर वहां पर कोई ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते, ठीक है, आप बलूचिस्तान में ऑरेंज ट्रेन ना बनाएं, वहां अस्पताल तो बनाएं। आप अब बलूचिस्तान में मेट्रो बस ना बनाएं, वहां स्कूल तो बनाएं। आप बलूचिस्तान के अंदर कदाफी स्टेडियम ना बनाएं, वहां पर उनको पीने का पानी तो दें। तो जब बेसिक ह्यूमन नीड्स भी नहीं पूरी होंगी, तो फिर तो उनका माइंड पोल्यूट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चौथा है, नहीं तीसरा है स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक लीडरशिप। कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप का ये फायदा होता है कि वो अवाम के अंदर मौजूद होता है। नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, ये तीनों के तीनों अगर अवाम में आएंगे तो अवाम इनसे सवाल करेगी।
अगर ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी तो ये अवाम के नुमाइंदे एमएनए एमपीएस पब्लिक के पास जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो पब्लिक इनसे सवाल करेगी कि तुमने क्या किया। तो वो हुकूमत खत्म होने से पहले पहले हुकूमत के तीसरे चौथे पांचवें साल कुछ ना कुछ ऐसे काम कर जाएंगे कि वो दिखा सकें, देखें ये स्कूल हमने बनाया था, ये अस्पताल हमने इंप्रूव किया था, यहाँ का गटर सिस्टम हमने ठीक किया था, हमने आपकी हाइजीन के लिए काम काम किया कि यहाँ पर कच्ची गलियां होती थी, हमने पक्के गटर सिस्टम बनवाए, उन गलियों को बंद करवाया, गटर सिस्टम किया, आपकी हाइजीन इंप्रूव हुई। तो इस तरह से वो बता सकते हैं कि हमने आपके लिए ये काम किया। लेकिन अगर कुछ इस तरह की हुकूमत होगी कि उनको पता है कि भाई हमने हुकूमत में आ जाना है, हमने जमहूरी रास्ते की बजाय कोई दूसरा रास्ता भी मौजूद है, हमने उससे हुकूमत में आना है, तो फिर वो अवाम को उतनी जवाब देनी होंगे। वो कहेंगे कि भाई हम क्या लगे, हमने कौन सा पब्लिक में जाना है, हमने कौन सा वोट मांगने जाना है। वोट का सोर्स पब्लिक नहीं कुछ और हो, अगर हो तब की बात है। ये जो मैंने अभी पिछले 2-3 मिनट में बातें की हैं, ये आपने पेपर में नहीं लिखनी। आपने बस ये बताना है कि सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेन की वजह से सोशो पॉलिटिकल इश्यूज पैदा होते हैं। आपने ना एलियन स्पीशी की बात करनी है, ना किसी दूसरी चीज की बात करनी है। तमाम चीजें आपने पेपर में नहीं लिखनी, अपना पेपर जाया करके आ जाओगे। तो नेशनल इंटीग्रेशन की प्रमोशन कैसे होती है? इसकी प्रमोशन होती है इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, इक्विटेबल डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक लीडरशिप, एजुकेशन सिस्टम एंड दैट फोस्टर अ शेयर्ड आइडेंटिटी। तो इन चार चीजों से नेशनल इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम देखें कि कोई भी जो मुल्क है या ताकत है वो किस तरह से मजबूत बनती है, या दुनिया में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको सुपर पावर बना सकते हैं। आप पेपर में रेफरेंस के लिए एक किताब का जिक्र कर सकते हैं। उस किताब का नाम है द राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स। ये इनिशियली पब्लिश हुई थी 1987 में, जब तकरीबन यूएसएसआर हारने वाला था। इसके राइटर हैं पॉल कैनेडी, जो कि हिस्टोरियन है, ब्रिटिश हिस्टोरियन है, और उनकी कमांड है कि वो हिस्ट्री को देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक पावर के पर्सपेक्टिव से, और ग्रैंड स्ट्रेटजी के पर्सपेक्टिव से। ग्रैंड स्ट्रेटजी क्या होती है? ग्रैंड स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि एक मुल्क की जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, जिसके ऊपर वो अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस बनाते हैं, वो उसके ऊपर अपने डोमेस्टिक चीजें देखते हैं, तो वो उसके ऊपर अपने तमाम की तमाम चीजें प्लान करते हैं। जैसे चाइना की जो ग्रैंड स्ट्रेटजी है, उसी के ऊपर ही उसका इंटरनेशनल रिलेशंस और डोमेस्टिक चीजें चल रही हैं, कि उनका जो गोल है कि 2050 तक उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बनना है। तो इसे ग्रैंड स्ट्रेटजी कहते हैं कि आने वाले 20 सालों में, 25 सालों में, 30 सालों में आप अपने मुल्क को कहां पर देखना चाहते हैं, इसे ग्रैंड स्ट्रेटजी कहते हैं। तो ये जो किताब है द राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स, जो 1987 में इनिशियली पब्लिश हुई थी, जिसके राइटर है पॉल कैनेडी, वो कुछ थीम्स के ऊपर बात करते हैं, जिसमें पहला है इकोनॉमिक बेसिस ऑफ पावर, कि जितनी भी ताकतें आपको नजर आती हैं उनके लिए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बड़े मुल्क चलाने के लिए बड़ी इकोनॉमी की जरूरत होती है। फिर है द साइकिल ऑफ ओवरस्ट्रेच। साइकिल ऑफ ओवरस्ट्रेच का मतलब यह है कि जब भी कोई ताकत उभरती है, राइज करती है, तो सबसे पहले वो अपनी डोमेस्टिक इश्यूज को सॉल्व करती है। डोमेस्टिक लेवल के ऊपर वो बहुत हाई ग्रोथ शो करती है, लेकिन जैसे ही वो एक पावर एस्टेब्लिश हो जाती है, तो वो इंटरनेशनल मामलात में ज्यादा इन्वॉल्व होती है और डोमेस्टिक मामलात में कम इन्वॉल्व होती है। जिसकी वजह से ये होता है कि इंटरनेशनली तो वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन उसके डोमेस्टिक इश्यूज इतने ज्यादा हो जाते हैं कि फिर वो सुपर पावर खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके डोमेस्टिक इकोनॉमिक इश्यूज पैदा हो जाते हैं। तीसरा है जो थीम इसका, वो है यूरोपियन राइज पोस्ट 1500, के सन 1500 के बाद जो यूरोप ने राइज किया है, जिसमें इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी और कंपटीशन है, कि यूरोप ने इनोवेशन की, टेक्नोलॉजी डेवलप की और उनके दरमियान एक कंपटीशन था
तो उस कंपटीशन की बेस के ऊपर उन्होंने देखा कि ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई कि अगर दो कंपनीज हैं ए और बी और वो सेल करते हैं मोबाइल फोन, आप मिसाल ले लें एप्पल एंड सैमसंग की, तो उनको कुछ ना कुछ इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि वो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैप्चर करके रख सके। सैमसंग टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के ऊपर भी काम करता है और एप्पल सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करता है कि आप एप्पल फोन को एक स्टेटस सिंबल बना देते हैं, जिसकी वजह से ये लगता है कि जिसके पास एप्पल फोन है वो माशरे में, सोसाइटी में ज्यादा कामयाब है, जबकि ऐसा नहीं है। ज्यादातर वो लोग जो कि एप्पल को अफोर्ड नहीं कर सकते उन्होंने ही एप्पल फोन रखा होता है। तो चौथा जो इसका थीम है वो है हिस्टोरिकल एनालिसिस, कि जिसमें स्पेन और फ्रांस की बात की गई कि यूरोप के अंदर जो पहले पावर्स थी वो स्पेन थी और फ्रांस था, लेकिन जब यूके के अंदर, ब्रिटेन के अंदर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है तो वो स्पेन और फ्रांस से आगे निकल जाता है और सुपर पावर बन जाता है 19वीं सेंचुरी से लेकर 20वीं सेंचुरी तक। फिर उसमें उसने फ्यूचर प्रेडिक्शन की थी कि यूएसएसआर खत्म हो जाएगा क्योंकि वो बाहर के मामलात में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं कि अपने अंदरूनी मामलात में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे और उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। और यूएसएसआर की इकोनॉमी तो कोलैप्स हुई और वो कोलैप्स हो गया और रशिया बन गया और बाकी बहुत ज्यादा ममालिक उसमें से पैदा हुए जिनमें सेंट्रल एशियन ममालिक भी हैं और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी हैं जिनमें यूक्रेन भी एक था। लेकिन जो यूएसए है अब उसके डोमेस्टिक इश्यूज बहुत ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उसने बाय पूरी दुनिया में पंगे लिए हुए हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर सियासत करता है, लेकिन आज अमेरिका अपने इंटरनल इश्यूज को सोल्व नहीं कर पा रहा। ट्रम्प साहब ने कहा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेगा, तो वो तो कुछ नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा था वो जंगे रुकवाएंगे और वही जंगे कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं वो नेशनल इंटीग्रेशन को तबाह कर देती हैं और अमेरिका जैसी पावर के लिए किसी ऐसे मुल्क से बेइज्जत होना कि जो कि कई सालों से इकोनॉमिक पाबंदियों में हो, जिनकी कोई इकोनॉमिक ग्रोथ ही ना हो, तो ये अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। तो खैर ये नेशनल इंटीग्रेशन का टॉपिक था और लेक्चर काफी बड़ा हो चुका है, 27 मिनट का हो चुका है और हम इसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखना चाहते थे। चलें कोशिश करते हैं और 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर इसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में अच्छे तरीके से स्टडी कर लें। नहीं तो मैंने जितने पॉइंट्स आपको बताए हैं ये तमाम के तमाम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में एप्लीकेबल होते हैं। अगर आपके पास पाकिस्तान का डेटा हो, उनका पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट कितना है, पाकिस्तान के अंदर कौन से इलाके में कौन कौन सी कौमें बात हैं, कि पंजाब के अंदर पंजाबी हैं, सराइकी हैं, पटोहारी हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी बलोच हैं, पठान हैं और इसके अलावा एक दो माइनॉरिटी ग्रुप हैं। कराची के अंदर तकरीबन पूरा पाकिस्तान की रिफ्लेक्शन आपको मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर महाजर और सिंधी हैं। और इसी तरह आपको डिफरेंट एरियाज का पता होगा तो, और इसके अलावा अगर आपको हर सूबे की जीडीपी का पता होगा तो आपके लिए टॉपिक आसान हो जाएगा। और यहाँ पर एक और बात भी है कि क्वीन एलिजाबेथ वन के दौर के अंदर जो स्पेनिश एम्पायर था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और सोना और सिल्वर हासिल करने के लिए उन्होंने अमेरिका के अंदर अपनी कॉलोनी कायम की थी। इसी की देखा देखी ब्रिटेन भी इस चीज में आ गया। अब दुनिया के ऊपर कॉलोनी बनाने के लिए उन्होंने अपनी सी पावर और अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा एडवांस किया, जिसकी वजह से वहां पर एक कंपटीशन पैदा हुआ, एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई और वो दुनिया की सुपर पावर बन गए। और जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होगी सिर्फ वही समुद्र को कंट्रोल कर सकती है। आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है तो इसलिए वही समुद्र को कंट्रोल कर रहा है। चाइना भी अमेरिका के करीब भी नहीं आया, वो बहुत से ममालिक से बेहतर है। चाइनीज मिलिट्री टेक्नोलॉजी अब बहुत सारी चीजों में रशियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी को भी पीछे छोड़ रही है और रोबोटिक्स और एआई में तो वो अमेरिकन को भी कई मैदानों में टक्कर दे रहे हैं।
लेकिन आज भी जितना पैसा अमेरिका के पास है और जितनी बड़ी मिलिट्री पावर अमेरिका के पास है, चाइना अभी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इसका रीजन यह है कि अगर चाइना उस तरफ जाएगा तो उसकी डोमेस्टिक ग्रोथ लो हो जाएगी, जिससे वो फिर सुपर पावर नहीं बन सकेगा। और जो मजबूत मैशत होती है वही नेशनल इंटीग्रेशन में मदद करती है। अमेरिका की अगर हम बात करें कि उसके अंदर जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो कैसे है, जैसे उसके अंदर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, इंडस्ट्री है, इन्वेंशंस हैं और ट्रेडिंग है, मार्केटिंग। अमेरिका के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहां पर लीडरशिप भी स्ट्रॉन्ग है, कि वहां पर आप सदर को इतनी आसानी से नहीं हटा सकते और इम्पीचमेंट का तरीका भी बहुत टफ है। तो वहां पर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल आइडेंटिटी मौजूद रहती है, जिससे वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, और जितना जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी वहीं वहीं उतनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री को सपोर्ट कर सकती है। अब पाकिस्तान के साथ इश्यू यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत काम किया है। हमारा मिसाइल प्रोग्राम, मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत ही आउट क्लास है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। हमारे पास दुनिया की सबसे महंगी टेक्नोलॉजी मौजूद है, न्यूक्लियर एंड मिसाइल। हमारे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है। हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि हम इंडिया जैसे बड़े मुल्क को रोक के रखते हैं कि खबरदार हम पे हमला नहीं करना, कि हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पावर और बैलेंस ऑफ टेरर दोनों मौजूद हैं। मसला कहां पर होता है? इकोनॉमी में, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जो मसले मसाइल हैं वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, यहां पर एग्जाम्पल है सोवियत यूनियन की। सोवियत यूनियन एक वक्त में सुपर पावर होता था, अमेरिका के मुकाबले की सुपर पावर थी। लेकिन जैसे ही उसकी इकोनॉमी खत्म हुई तो वो कोलैप्स कर गया। इसके अलावा हम चाइना की मिसाल भी दे सकते हैं कि चाइना के अंदर बहुत गुर्बत थी, फिर उन्होंने अपनी मार्केट को ओपन किया और वहां पर इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई कि चाइना ने जापान को भी पीछे छोड़ा, जर्मनी को भी, और आज वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है। यहां पर हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया के पास बहुत पैसा है, मिलिट्री नहीं है। उनसे वादा किया था अमेरिकन ने सिक्योरिटी का, और आप देख सकते हैं कि अभी उनका क्या हाल हो रहा है। और अभी रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान से भी पैक्ट किया है, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो सऊदी अरेबिया के पास इकोनॉमी तो है लेकिन मिलिट्री नहीं है, तो इसलिए वो कोई ताकतवर मुल्क नहीं है। पाकिस्तान के अंदर मसले मसाइल हैं। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर करप्शन है, टैक्सेशन का इशू है, लैक ऑफ एजुकेशन है, पॉवर्टी है, टेररिज्म है, एनर्जी क्राइसिस है। तो ये पाकिस्तान के अंदर मसले मसाइल है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सोसाइटी कमजोर होती है और नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। 1971 में हम मशरकी पाकिस्तान खो चुके हैं और उसकी भी जो रूट्स थी वो बहुत पुरानी थी। इसके अलावा ये भी मसला था कि इंडिया ने अपना जो एयर सिस्टम था वो हमारे लिए बंद कर दिया था। घूम के हमारी नेवी का जाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। वहां पर इंडिया ने फिर 71 की वॉर भी लॉन्च कर दी। तो इंटरनल इश्यूज के साथ साथ 71 की वॉर में बहुत सारे एक्सटर्नल इश्यूज भी थे। इसके अलावा ये देखने में आया है कि गरीब मुल्कों में इनकलाब आते हैं, तो पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी के ऊपर काम करना होगा। अब जैसे रेकोडिक में इतना सोना है कि हमारा सारा कर्जा उतर सकता है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो जो आता है वो इस्तेसाल करता है। वो कहता है कि ठीक है, टेक्नोलॉजी हमारी है, वर्कर हमारे हैं, सारा कुछ हमारा है, तो जितना सोना निकलेगा तो 50% हमारा, 50% आपका। तो इस तरह के हमें समझौते करने पड़ते हैं। और हाँ, अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो वो ग्रुप जो कि पावर में होता है वो मेजोरिटी होता है, चाहे वो उसकी आबादी कम हो। अब जैसे कि मुसलमान जब सुपर पावर बने थे तो उनकी आबादी बहुत कम थी, लेकिन वो सोशियोलॉजी के हिसाब से वो मेजर ग्रुप थे। और वो जो उनके अंडर थे, जिनके ऊपर वो हुकूमत करते थे, वो कहने को तो आबादी में ज्यादा थे लेकिन उनको माइनॉरिटी कहेंगे सोशियोलॉजी के मुताबिक, क्योंकि उनके पास पावर नहीं थी।
वैसे अगर देखा जाए तो माइनॉरिटी को 5 तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। पॉपुलेशन की बेस के ऊपर, सेक्ट की बेस के ऊपर कि कौन सा फिरका कितनी आबादी में है, सोशोलॉजी के बेस के ऊपर यानी कि किसकी हुकूमत है, एथनिक के पंजाबी कितने हैं, पठान कितने हैं, बलोच कितने हैं पाकिस्तान के अंदर, और पॉलिटिकल यानी कि किस पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत है, कि पीटीआई की हुकूमत है, पीएमएलएन की हुकूमत है या पीपीपी की हुकूमत है। तो अगर पाकिस्तान में नए सूबे बनते हैं तो एक अच्छा तरीका हो सकता है कि वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम और अच्छा आ सकता है कि आप एक यूनियन काउंसलर के इलेक्शन दोबारा स्टार्ट करवा दें और दूसरा अगर सूबों को डिवाइड कर दें। अब जो मुल्तान का बंदा है उसको अपना मसला हल करने के लिए लाहौर नहीं आना पड़ेगा, मुल्तान में ही सेक्रेटेरिएट होगा, वहां उसका मसला हल हो जाएगा। अब बलूचिस्तान को भी अगर कम से कम दो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में तो डिवाइड करना चाहिए, एक मेन लैंड बलूचिस्तान और दूसरा मकरान। अगर इसी तरह अगर सिंध का भी हिसाब किताब होता है तो फिर लोगों के मसले मसाइल उनके अपने ही इलाके के अंदर हल हो जाएंगे और दूसरे इलाकों में वो टूरिज्म के लिए जाएंगे। एरिस्टोटल ने कहा था कि जो जितनी जितनी बड़ी एम्पायर होगी उतनी बड़ी डिक्टेटरशिप होगी, कि आपको बहुत बड़ी एम्पायर चलाने के लिए हमेशा एक डिक्टेटर ही चाहिए होगा, क्योंकि सबको तो नहीं ना खुश रखा जा सकता। जबकि रूसो ने तो कहा था कि हमें जनरल विल के ऊपर काम करना चाहिए, हमें लोगों के ऊपर काम करना चाहिए। तो डेमोक्रेसी के लिए ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए, जितने ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होंगे डेमोक्रेसी को उतना ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में आस्तीन के साम भी पाए जाते हैं तो वो मसले मसाइल भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज भी है कि डेमोक्रेसी के अंदर एक मसला है कि अगर मेजोरिटी करप्ट हो जाए तो डेमोक्रेटिक सिस्टम टेरेनी ऑफ मेजोरिटी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी मेजोरिटी का जुल्म। जैसे अभी इंडिया के अंदर हमें हिंदुत्वा और मुदितवा देखने को मिलती है। ये जो नफ्सियाती मरीज हैं ये म्यांमार से लेके अफगानिस्तान तक के इलाके को एक मुल्क के तौर पर देखना चाहते हैं। आर्या समाज और मुख्तलिफ जो इनके मूवमेंट्स थी उनको देखा जाए, आरएसएस वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये बड़े अजीब से नफ्सियाती से लोग हैं जिसका सबसे ज्यादा नुकसान दलित को होता है, वहां पर मौजूद मुस्लिम्स को होता है और क्रिश्चियंस को देखने को मिलता है। तो इस तरह की जब चीजें होती हैं तो नेशनल इंटीग्रेशन कमजोर होता है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कोशिश करेंगे कि नेशनल इंटीग्रेशन को किसी और पर्सपेक्टिव में भी पढ़ा दें। अभी ये लेक्चर काफी ज्यादा हो गया है और आप अगर साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको फायदा होगा। बगैर नोट्स बनाए बगैर पढ़े अगर आप चाहते हैं पेपर पास हो जाए तो भाई वो मुश्किल होता है। और सीएसएस में जब लोग आते हैं तो कहते हैं, जब पेपर देखते हैं कहते हैं वो बस यही था सीएसएस, और फिर जब रिजल्ट आते हैं तो कहते हैं ओहो। तो अगर आप अभी से अच्छे तरीके से पढ़ लें और चैट जीपीटी की बजाय बुक्स को स्टडी करें तो ज्यादा फायदा होगा। तो फूलों वाले बैकग्राउंड के साथ चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।